नमस्कार साथियों। आज हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वास्तव में आपको मैंने बता चुका था जन और जनपद के बारे में पिछली कक्षाओं में। अब जो है हमें महाजनपद के बारे में पढ़ना है। ये दरअसल जन के एक बड़े स्थानों को या एक बड़े राष्ट्र को महाजनपद कहा गया है। ये राष्ट्र की प्रशासनिक इकाइयाँ थी जो कि जिनका प्रयोग कई जगहों पर मिलता है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में इनका उल्लेख बार बार मिलेगा। इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नाम और स्थानों को जानना है, तो फिलहाल मैं बस इस तरह पढ़ देता हूँ। अंग वास्तव में मुंगेर और भागलपुर जिले में था, मगर वास्तव में पटना और गया के जिलों के आसपास था। काशी वाराणसी के आसपास या उत्तर प्रदेश में वत्स, जो कि काशी और कौशल से पश्चिम में था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी वत्स आज नहीं मिलता हमें, कौशाम्बी नाम का जिला मिल जाएगा आपको। वज्जी, यह उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तथा पश्चिम में गंडक। आप ये मान सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है आपका कुछ हद तक गोरखपुर के आसपास का इलाका, जो कि चंपारण की ओर तक फैला हुआ था। कौशल में विकास जो है अवध क्षेत्र तक था। आपको यार महाभारत में इससे बताएंगे, रामायण में इससे बात की जाए तो आपने एक किरदार का नाम सुना हो, कौशल्या, जो कि मानी जाती है यहीं पर थी। इसी राजधानी श्रावस्ती को बताया गया है। इससे बाद अवंती, यूँ कहा जाए उज्जैन, मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर में था। पांचाल जो है बदायूं फर्रुखाबाद जिले के आसपास पाया जाता था। चेदी, बुंदेलखंड का पश्चिमी हिस्सा, जिसे वती भी कहा गया है। कुरु, आपको याद होगा कुरुक्षेत्र या समथिंग। कुरु वंश जो कौरव का वंश था, माना जाता है इंद्रप्रस्थ या यूँ कहा जाए मेरठ के आसपास ये क्षेत्र था। मत्स्य, यह विराटनगर जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग के आसपास था। माना जाता है पांड्यों ने अपना अज्ञातवास इन्हीं विराटनगर में बनाया था। कंबोज, इसका उल्लेख गांधार के साथ हुआ, इसे आज कांधार कहा जाता है। सूरसेन, आपने ये वर्ड सुना होगा, यह आपका मथुरा का क्षेत्र है। अस्मक, ये जो है आपका साउथ इंडिया में का क्षेत्र है, जो कि गोदावरी नदी के तट पे था। बाद में अवंती द्वारा इसका जीत लिया गया। गांधार, जो कि कांधार है फिलहाल गांधार है, जो कि आपका पेशावर और रावलपिंडी जिले था, पूर्वी अफगानिस्तान में था। अब यहाँ पे कंधौर की बात करें तो कश्मीर के उत्तर का पामीर का पठार, ये भी कांधार, कंबोज और गांधार दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब माना गया है। अब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, ऐसा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो स्नैपशॉट लें, और यदि हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं तो ये PDF आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहली बात, राजा सर्वोच्च अधिकारी। राजा एक योद्धा था जो युद्ध तो जीतता था। राजा अधिकारियों की सहायता से शासन करता था, जिनके लिए अमात्य शब्द का प्रयोग हुआ है या महामात्य का शब्द प्रयोग हुआ है। इन्होंने अलग अलग लोगों को चुना, जैसे कमांडर, मंत्री, लेखाकार,
न्यायाधीश, शाही हरम इत्यादि स्थान इन्हें दिए गए। आयुक्त अधिकारियों का एक वर्ग था जो कुछ राज्यों में इसी तरह के कार्य भी करता था। बौद्ध धर्म में एक वर्ड मिलेगा आपको, वारसाकारा नाम के एक प्रभावशाली मंत्री का उल्लेख मिलता है जिसने अजात शत्रु को वैशाली पर विजय प्राप्त करने में सहायता की थी। अब इससे बाद गांव के प्रशासन के लिए गांव का मुखिया, जिसे ग्रामीणी कहा गया है या ग्राम भोजका कहा गया है। सेनाओं की स्थापना जो है राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक था और इनके लिए वित्त की व्यवस्था भी की जाती थी और वित्त के लिए बाली नाम का एक कर भी लिया जाता था जो कि किसान के उत्पन्न अन्न का छठा हिस्सा हुआ करता था। लेखन के रूप में निर्णायक और संग्रह में सहायता लेती थी। कर का भुगतान नगद और वस्तु दोनों में हो रहा था। सभाएं, समिति काफ़ी रूप से गायब हो गई थी। इससे यहाँ पर परिषद नाम का एक छोटा निकाय बनाया गया था। आपने ये वर्ड आज भी सुना होगा, नगर पालिका परिषद। तो ये जो है लगभग सारे ही राज्यों की कुछ विशेषताएं थी, सारे जनपदों की, महाजनपदों की कुछ विशेषताएं थी। कुछ महाजनपद राजतंत्र के थे, कुछ महाजनपद लोकतंत्र थे। राजतंत्र में निरंकुश राजा था, लोकतंत्र में निरंकुश राजा नहीं हुआ करता था बल्कि जनता द्वारा चुना गया राजा था। लोकतंत्र समय समय पे कम होते गए, इनमें भ्रष्टाचार का भी प्रसार हुआ। कुछ प्रभावी लोग जो है लोकतंत्र में नेता बनने लगे या राजा चुने जाने लगे और कई बार अयोग्यों को भी राजा चुन लिया जाता था और एक निश्चित समय पे उन्हें अपने पद को खोने का डर भी था जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कोई भी बड़े निर्णय लेने से डरते थे। लेकिन इससे विपरीत राजतंत्र जहाँ भी था वो बड़े बड़े निर्णय ले सकते थे, अपने राज्य को जो है को बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों से युद्ध कर सकते थे। तो इस कारण से राजतंत्रों की बढ़ोतरी होती गई और लोकतंत्र धीरे धीरे समाप्त होते गए, कम होते चले गए। देखिए, पूरी कथाओं के बारे में हमें नहीं जानना है, हमें बस कहानी कथाओं के जो मूल हैं उन्हें जान लेना है। कभी भी इनसे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं क्योंकि ये जो है इनमें कई सारे श्रुति कथाओं का भी वर्णन मिलता है, जनश्रुतियों का वर्णन मिलता है जो कि पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। और जो भी चीज़ें अप्रमाणित हो अथवा जिन चीज़ों से आपका यूपीएससी में कंट्राडिक्शन हो उनमें से यूपीएससी सवाल नहीं पूछता। एक उदाहरण ले लें, कोरोना इतनी बड़ी बीमारी थी, आप सभी जानते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं थी कि कोरोना जो है वुहान शहर से फैला था। तो कोरोना के वैक्सीन से ऊपर तो प्रश्न आया, लेकिन कोरोना के विस्तार और प्रसार पे प्रश्न आया था क्या? वैक्सीन पूरी तरह कंफर्म था कैसे बना है, किस तक पे कार्य करता है, लेकिन कोरोना कैसे फैला इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि ये अब भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना हुआ है। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बड़ा राज्य जिसका नाम मगध था। वर्तमान में आप इसे बिहार का महत्वपूर्ण जिला कह सकते हैं। यह जो है बृहदत्त द्वारा स्थापित किया गया जो कि गया, पटना और राजगीर के आसपास या राजगृह के आसपास फैला हुआ था। अब इसका उदय जो है कई सारे कारण हुए।
और ये जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। इस समय में ये कहा जा सकता था, अगर आपने मगध को जीत लिया तो पूरा भारत आपके कब्जे में हो गया। मतलब जैसे आप कह सकते हैं, अगर आपने दिल्ली को जीता तो पूरा पूरा लोकसभा, राज्यसभा और सत्ता आपके हाथ में। वैसा ही कभी मगध के बारे में भी कहा जाता था। इससे उदय होने के महत्वपूर्ण कारण थे। जैसे सबसे पहला कारण, इससे शासक जो कि योग्य थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनद जैसे शासक जिन्होंने अपने राज शासन में मगध का विस्तार और उत्थान किया। बिंबिसार ने कई सारी जगहों से, राजनियों से विवाह किया था। अजातशत्रु और महापद्मनद ने काफ़ी सारे युद्ध किए थे। तो इन्होंने जो है राज्य हित और राज्य का उत्थान के लिए अपनी वीरता और दूरदर्शिता का पूर्ण प्रयोग किया। मगध में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था लोहे का खदान। पिछली बार आपने पढ़ा होगा वैदिक सभ्यताओं में, पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं पाया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे पाए जाने लगे थे। और मगध के पास जो आपका क्षेत्र था, जिसे छोटा नागपुर पठार कहा जाता था, वहाँ पे लोहे के बहुत सारे अयस्क मिलते थे, जिससे बहुत बड़े बड़े और प्रभावशाली हथियार बनाए गए, जिनसे बहुत सारे ढांचे भी बनाए गए, जो कि मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। मगध की राजधानी, एक राजगीर और दूसरा पाटलिपुत्र, ये दोनों सामरिक क्षेत्रों से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। राजगीर चारों ओर से पर्वतों से घिरा और इसके बाद पाटलिपुत्र क्षेत्र जो है मगध के केंद्र में था, जिससे मगध में पूरी तरह से संपर्क बनाया जा सकता था। और आज भी आप देखें तो पटना जो है वो बिहार का केंद्र ही है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, कहीं का भी अगर विकास होता है तो उससे लिए अर्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मगध का उत्थान में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिससे व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि हुई। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है, जब भी हम प्राचीन भारत की बात करेंगे वहाँ पर आपको सिक्कों का प्रयोग मिलेगा। कई बार आपको पंचमार्क सिक्के या हिंदी में कहा जाए आहत मुद्राएं, पंचमार्क या आहत मुद्राएं, मतलब आप समझिए ये सिक्का था जिससे ऊपर जो है बीच में हमने कोई एक चौकोर सा स्थान कट करके बाहर निकाल दिया, मान लिया। या ये सिक्का था, इससे बीच में हमने जो है एक सितारा जैसा या फूल जैसा अलग कर दिया। अब ये सारे सिक्के जो है यहाँ पे चलते थे, जो कि उस समय हुआ करते थे। और आर्थिक मजबूती के साथ साथ अर्थ को बनाने के लिए जरूरत थी कृषि की। मगर गंगा के और बहुत सारे नदियों के तट पे रहा है, तो यहाँ पर उच्च उपज देने वाली दोमट मिट्टी का क्षेत्र भी रहा और साथ ही साथ जलोढ़ मिट्टी की भी प्रधानता रही, जिससे यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरह से कृषि होती गई। इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्र था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति और संस्कृति लोग निवास करते थे। राजा जानते थे इन सबों का हमें ज़रूरत है, तो राजा ने इसे सबों को अपने साथ रखा। आप देखेंगे मगध क्षेत्र में क्रमानुसार जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलता है। बिंबिसार तो
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम के समकालीन माने गए हैं। अजातशत्रु भी उसी समय थे। इसके बाद काला अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यही जो है जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का भी यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रवर्तक थे। बगल में ही वैशाली का क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ से अलग अलग धर्म के लोग जैन धर्म में भी परिवर्तित हुए और फिर धीरे धीरे जो है इन सभी के बीच इन सबों ने अपना स्थान लिया और राजा इन सबों के बीच समन्वय बनाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। इसके बाद वैदिकीकरण समाज रूढ़िवाद विरोधी था, लेकिन वैदिक लोगों के मिलने के कारण यहाँ पर कई सारी नई जातियों का सुहृद मिश्रण भी प्राप्त हुआ, जो कि मगर के विस्तार और वृद्धि में सहायक ही हुआ। मगध के कुछ राजवंश और उनसे संबंधित कुछ राजाओं के बारे में बात करेंगे। पहला राजवंश बृहदत्त राजवंश। यह राजवंश एक पौराणिक राजवंश है। आप इसके बारे में कभी सर्च करेंगे तो आपको जरासंध का नाम मिलेगा, और ये जरासंध वही जरासंध है जिसने भगवान कृष्ण पर हमला किया और मथुरा से उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। भगवान कृष्ण को रणछोड़ दास भी कहा गया है, क्योंकि वो जरासंध से लड़ते समय राज्य छोड़कर चले गए थे। इसके बाद भीम द्वारा जरासंध की हत्या के प्रयोजन का भी नाम मिलता है, जो मल्ल युद्ध। तो ये शायद पौराणिक था, एनसीईआरटी से नहीं मानता। इसके बाद अगला वंश आता है हर्यक वंश। इस वंश की खास बात थी, हर एक पिता को उनसे पुत्र ने जेल में डलवाया और तरह तरह से षड्यंत्र रच उन्हें उनकी हत्या की। इसीलिए पितृहंस हत्या वंश का भी जो है या पितृहंता वंश भी इसी वंश को कहा गया है। जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। उदयन से अमात्य या मंत्री शिशुनाग हुआ करते थे, और इस शिशुनाग ने जो है अपने उदयन को हटाकर समय पाकर उदयन की हत्या की और अपना खुद का वंश बनाया। इनके बारे में सिर्फ नाम जानना महत्वपूर्ण है। शिशुनाग, कालासुक, नंदीवर्धन, और इसके बाद नंदीवर्धन के अमात्य नंद ने जो है इन्हें हटाकर खुद को जो है राजा बनाया। इस वंश से दो राजा थे, महापद्मनंद और धनानंद। महापद्मनंद वास्तव में काफ़ी धनी पुरुष थे और इनके पास काफ़ी ज़्यादा धन माना जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर इनके पास इतना धन था कि आज संपूर्ण भारत में से बराबर बांटा जाए तो संपूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति को आज भी 50 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये 15 लाख रुपए वाला कोरा वादा या जुमला नहीं है, इनके पास इतना धन हुआ करता था। इनके धन की बात से ही सुनकर जो है कहा जाता है सिकंदर जो है अपने भारत पे हमला करने का अपना विचार छोड़कर वापस चला गया था। सिकंदर के बारे में जनश्रुति कही जाती है कि सिकंदर के जासूसों ने सिकंदर को बताया कि एक व्यक्ति जो है उसने देखा कि महापद्मनंद की सेना धनानंद की सेना पास हो रही है और उसको पूरी तरह लगातार गुजरने में 3 दिनों का समय लग गया। एक राज्य से धनानंद की सेना को पार होने में
3 दिन का समय लगा, जबकि वो तीनों दिन लगातार चलते रहे। 3 दिन और 3 रात। मतलब इनकी सेना में कम से कम भी तो 70 से 80 हजार लोगों के होने का अनुमान बताया गया था सिकंदर के अनुसार। खैर, सिकंदर ने एक फार्मूला पढ़ा था, इतिहास में बहुत ज़्यादा बार आता है। अवध ओझा सर इसका बहुत ज़्यादा नाम भी लेते रहे। इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, यानी अर्थव्यवस्था और साम्राज्य एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में सिकंदर ने जब पूछा तो कहा गया कि जो पुराने सोने के सिक्के हैं, उन पुराने सोने के सिक्कों को उठाकर राजमहल से पीछे फेंक दिया जाता है। ऐसा करते हुए राजमहल से पीछे सिक्कों का एक पहाड़ बन चुका है। इतना ज़्यादा धन वहाँ पे सामान्य था, जो सिकंदर को बताया गया था धनानंद के बारे में। खैर, धनानंद को जो है हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और उनके गुरु चाणक्य का योगदान इसमें बहुत सारी चीज़ें। इससे जो है भारत में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ और इस नए अध्याय के कारण से जैसे जैसे प्रारंभ होता है और प्रारब्ध होता है, और तो इसे हम नए अध्याय में पढ़ेंगे। अगली कक्षा होगी हमारी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, और फिर उसके बाद जो है हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश की व्यवस्था भारत की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और यूपीएससी हेतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इस बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपसे अनुरोध है, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे इस कार्य को सहयोग करना चाहें तो आप जो है हमारे पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। आपको बताया जा चुका है कि इसका मूल्य 333 रुपये है, और यदि आपने इसका प्रिंट आउट ले रखा है तो अच्छी बात है, अन्यथा ये सारे नोट आपको पेड बैच में दिए जाएंगे। हमारे ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादातर चीज़ें आपके पेड बैच द्वारा दी जाती हैं। 6 लोग ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।